अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर विद इन द पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, ये भी अक्सर आपको एक लिमिटेशन भी दे देते हैं कि सुपरफिशियल टू डीप लिखें या डीप टू सुपरफिशियल लिखें। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि हर स्ट्रक्चर को इस लिहाज से लिखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स लिखें सुपरफिशियली टू डीप, ठीक है, तो फिर आपको उस लिहाज से लिखना है कि सबसे सुपरफिशियल कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिर कौन सा प्रेजेंट होता है, फिर कौन सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर डीप टू सुपरफिशियल लिख रहे हैं तब भी आपने देखना है कि सबसे डीप क्या प्रेजेंट होती है, फिर क्या प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने याद रखना है कि अच्छा अभी हमने देखना है कि यहाँ पे जो आर्टरीज़ हैं वो हमारे पास अगर हम देखें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, पेरोटिड ग्लैंड है, तो पेरोटिड ग्लैंड में हमारे पास कौन कौन सी आर्टरीज़ होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और मैक्सिलरी आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी याद रखना है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अगर सप्लाई करिए तो इसका मतलब क्या है कि उसने एंटर होना है ग्लैंड पे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने ग्लैंड को सप्लाई करना होता है, इसका मतलब क्या है कि उसने एंटर होगी ग्लैंड में तभी वो सप्लाई करेगी ना। तो ये बात हमने याद रखनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये भूलने वाली चीज़ों की यार कौन सी आर्टरी लीव करिए कौन सी एंटर करिए। तो अगर हम देखें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज द ग्लैंड, तो ऑफकोर्स वो एंटर करेगी तो सप्लाई करेगी ना। तो इस वजह से हमने देखना है कि ये एक्सटर्नल, अब इस तरह याद रखें कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना वो पीछे वाले सरफेस से एंटर होती है, और जो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी होती है वो आगे वाले सरफेस से, मतलब एंटीरोमीडियल सरफेस से लीव कर देती है ग्लैंड से। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद फिर हमारे पास एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी होती है, वो भी हमारे पास उसकी एक ब्रांच निकलती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, और वो भी सुपीरियर सरफेस के ऊपर होती है। फिर हमारे पास आ गया रिट्रोमैंडिबुलर। अब ये जो वेन है, ये जो हमारे पास वेन है अगर हम देखें तो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है। ठीक है, अब आपने अपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा स्काल्प वाले चैप्टर में, तो उसमें भी आपको रिट्रोमैंडिबुलर वेन बताया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो वेन है जो कि पेरोटिड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है वो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, और वो आपके पास बनती कैसे है, सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, और आपके पास अगर मैं इस तरह बताऊँ तो ये देखें, ये आपके पास ऊपर की तरफ से निकली है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, यहाँ से सुपरफिशियल टेम्पोरल निकलती है, तो इसको और साथ ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, और साथ हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व, एक मिनट सॉरी, अच्छा, अगर हमारे पास रिट्रोमैंडिबुलर वेन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, अगर रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो है ये आपके ऊपर से सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व वेन निकलती है, ठीक है, और नीचे से मैक्सिलरी निकलती है। इन दोनों को मिलाकर जो वेन बनती है, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल को मिलाकर, वी हैव द वेन दैट इज़ रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेन है। उसके अलावा ग्लैंड के नीचे वाले हिस्से पे अगर हम देखें तो ये फिर रिट्रोमैंडिबुलर वेन की 2 डिवीजन्स भी आती है लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड में। उसके बाद फेशियल नर्व है जो कि होती है इसमें, और फिर आगे ये फेशियल नर्व का कोर्स आ जाता है जो कि आप क्रैनियल नर्व्स के साथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इसका एक्स्ट्रा क्रैनियल कोर्स है। तो इसके लिए और एक्स्ट्रा क्रैनियल कोर्स हमें पता है ना कि ये एक्स्ट्रा क्रैनियल कोर्स किसे कहते हैं फेशियल नर्व के, कि जो कि आपके जो कि जब वो अपने स्टाइलर प्रोसेस से निकल जाती है, जब वहाँ से क्रॉस कर देती है यहाँ स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से जो निकलने के बाद, या जो क्रेनियल कैविटी से निकलने के बाद जो फेशियल नर्व का कोर्स होता है उसको एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स कहते हैं। तो इसकी भी अलग, इसकी भी पूरे इसका जो कोर्स वगैरह ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पता है बेल्स पाल्सी इन्होंने लिखा हुआ है। बेल्स पाल्सी वैसे आप लोग चैप्टर नंबर 2 में अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे कि जब आपके पास फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो जाती है तो आपके पास बेल्स पाल्सी हो जाती है। उसके अलावा आपके पास हो जाता है, अच्छा जो मेन अब इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जिस तरह हमने पेरोटिड स्वेलिंग्स के बारे में पढ़ा, मम्स के बारे में पढ़ा, स्टाइलोमेस्टॉइड के बारे में पढ़ा, उसके अलावा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा, सरफेसेस के बारे में पढ़ा। तो जो जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन कौन से स्वेलिंग्स थी और स्ट्रक्चर्स थे और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट था। ठीक है, तो ये नहीं है लेकिन कि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है। हाँ जी, यूक्यूज़ को देखना है, यूक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे रिस्क नहीं लेते होते। उसके अलावा अगली चीज़ है जो हम देखते हैं तो ब्लड सप्लाई, मैंने भी बताया था कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो कि एंटर होती है ग्लैंड पे पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से, तो वही सप्लाई करेगी। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जो, और जो वेन्स होती हैं, जब ब्लड सप्लाई लिखना आता है तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि आर्टीरियल सप्लाई लिख कर आ जाते हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई लिखनी है और साथ वीनस ड्रेनेज भी लिखनी है। आर्टीरियल सप्लाई होती है, वीनस ड्रेनेज होती है। ठीक है, तो वीनस ड्रेनेज क्या है इसकी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है कि जो इसकी नर्व सप्लाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आप हमने याद रखना है कि जो पेरोटिड ग्लैंड के साथ जो गैंग्लियन है ना वो कौन सा होता है, ऑप्टिक गैंग्लियन होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जो क्योंकि इसमें अगर ये ऐसा ग्लैंड है जिसको तीनों तरह की नर्व्स आती हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड सेंसरी। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सिक्रीटो मोटरी होती हैं, उसका जो मेलिनो नर्व होती है वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है। इसके लिए आगे जो एक फ्लो चार्ट है मैं आपको उसके ज़रिए समझाऊंगी। और जो सिम्पैथेटिक है वो कौन सी होती है, पोस्ट गैंग्लियनिक होती है। मतलब वो यहाँ इस तरह होता है कि जो सिम्पैथेटिक होते हैं ना वो किसी आर्टरी के इर्द गिर्द एक प्लेक्सिस होता है,
उधर से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, उधर से उसके प्लेक्सस से डिराइव करती है और स्पाइनल कॉर्ड के T1 सेगमेंट से होती है और फिर इस तरह वो साइनैप्स करती हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे और फिर वो पास होती है एक्सटर्नल कैरोटिड वगैरह पे, मैक्सिलरी पे और उसकी ब्रांचेस पे, ठीक है। और फिर जो सेंसरी है वो हमें पता है ना कि अभी हमने पढ़ा था कि जो कैप्सूल है जो पैरोटिड ग्लैंड की, उसमें ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है जो कि C2 C3 की होती है, ठीक है। और जो लेकिन जो मतलब एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि जो बाकी जो कैप्सूल के अलावा जो हमारे पास ग्लैंड है ना, जो बाकी पूरा ग्लैंड है उसको बजाती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू जो सेंसरी सप्लाई है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जो एक्सेप्शंस होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर याद रखा करें। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि पैरासिम्पैथेटिक के लिए एक फ्लो चार्ट है, तो हाँ जी, ऐसा होता है कि जो हमारा इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस है ना, उधर से ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व आती है और उसकी फिर टिम्पैनिक ब्रांच आती है और वो फिर टिम्पैनिक प्लेक्सस पे जाती है। तो ये थोड़ा सा है ऐसे, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का है। एक टाइम आएगा कि आप लोग को इतने मज़े का ये लगेगा कि आप लोग दुआ करेंगे कि ये आए, तो वाकई ऐसा है, ये बहुत मज़े का है। तो क्योंकि जो आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो एक तो सेक्रेटोमोटर होते हैं और उसके अलावा वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू जाते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं? इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से, फिर ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व के थ्रू उसकी टिम्पैनिक ब्रांच आती है, वहाँ से प्लेक्सस पे जाती है, ठीक है। और फिर जो लेसर पेट्रोजल नर्व के थ्रू वो अपना ऑटिक गैंग्लियन है, क्योंकि वही कौन सा, अगर आपसे कोई पूछे कि पैरोटिड ग्लैंड के साथ कौन सा गैंग्लियन एसोसिएट है, तो आपने याद रखना है कि ऑटिक गैंग्लियन इज़ द ग्लैंड दैट इज़ एसोसिएटेड विद द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड पे, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज हमें पता है कि ये कौन सी है, पैरोटिड नोड्स अपने होते हैं उसके, और साथ अपर डीप सर्वाइकल नोड्स हैं। उसके बाद ये आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो कि पैरोटिड लिम्फ नोड्स उनको ड्रेन करते हैं, तो ये इनके नाम है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेंसिल्स डक्ट। आपसे कोई पूछ सकता है, इसका ज़रूर क्वेश्चन आता होता है, अक्सर आता होता है कि स्टेंसिल्स डक्ट कहाँ ओपन होती है। वाइवा में आ जाता है, ऑस्पी में इवन के आ जाएगा कि स्टेंसिल्स डक्ट के ऊपर आपको लिखा होगा कि इसको आइडेंटिफाई करें और ये कहाँ ओपन होती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे आपसे UQ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, SCQ के लिहाज से, आपके MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेंसिल्स डक्ट कहाँ ओपन होती है। तो हमने याद रखना है कि जो पैरोटिड डक्ट होती है उसको हम स्टेंसिल्स डक्ट भी कहते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर होती है थिक वॉल्ड सी एक डक्ट है। डक्ट क्या होती है? जो इसमें से जिसके थ्रू सेक्रीशन जो है, अब हमें पता है ना कि जो ये आउटसाइड द ओरल कैविटी प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, तो जिस डक्ट के थ्रू इसकी सेक्रीशन ओरल कैविटी तक पहुंचेगी उसको डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड डक्ट ही होती है इसकी, स्टेंसिल्स डक्ट होती है। और ये इसके ऊपर आपको हमें पता है कि एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड भी होता है, और साथ फेशियल वेसल्स होती हैं, फेशियल नर्व होती है, और इन्फीरियरली इसके फेशियल नर्व होती है, ठीक है, उसकी बकल ब्रांच होती है। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास डक्ट जो है उसकी ये मतलब मेन जो है ये बक्सिनेटर और ओरल म्यूकोजा के बिटवीन पास करती है, और ये फिर ओपन कहाँ पर होती है, मेन ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी आपने थोड़ा बहुत कोर्स वगैरह भी ज़रूर देखना है, लेकिन वैसे आपने ये देखना है कि इसकी कहाँ पे जाती है। तो ये वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ में जाती है, जो आपके माउथ का वेस्टिब्यूल है, जो आपकी मेन जब आपका माउथ ओपन होता है जो एरिया नज़र आता है, तो इसमें आपके पास ये आपके अपर सेकंड मोलर जो होता है, जो आपका मैक्सिलरी सेकंड मोलर है ना, उसके ऑपोजिट, उसके क्राउन के ऑपोजिट जाके ओपन होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ये हमारा चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप मेन इसकी ये देख सकते हैं कि एक तो फ्रेज सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेज सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके पास ये पूछ लेते हैं कि कभी भी ना किसी बंदे का अगर फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड रिमूव हो गया, उसकी पैरोटिडेक्टमी हो गई है, तो उससे क्या होगा कि ना अक्सर ऐसा होता है कि जो उसके सेक्रेटोमोटर फाइबर्स हैं ना, जो उसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी हो जाती है, उनकी एब्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा रीजनरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ना मतलब जो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की जो सेक्रेटोमोटर फाइबर्स हैं उनकी जब बहुत ज़्यादा ओवर रीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ना वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब एक बंदा च्यू वगैरह करेगा, ठीक है, तो उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। या जब भी वो जो एरिया जो कि सप्लाई करती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व किसकी ब्रांच है? मैंडिबुलर डिवीजन की है ना, ट्राइजेमिनल नर्व की। तो जब भी जो एरिया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये फ्रेज सिंड्रोम होता है। और ये किसके बाद होता है? पैरोटिडेक्टमी। पैरोटिडेक्टमी का क्या मतलब है कि जब आप सर्जिकल रिमूवल करवाते हैं किसका? पैरोटिड ग्लैंड का। और पैरोटिड ट्यूमर वगैरह भी होता है, और पैरोटिड एब्सेस भी होता है कि जब इन्फेक्शन हो गया, और क्योंकि उसकी पैरोटिड डक्ट की वजह से, और इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और जज़ाकल्लाह।